तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का अफवाह तंत्र। तो भारत का अफवाह तंत्र कुल मिला के 2 पार्ट में डिवाइड है। ये मान लीजिए हमने भारत बनाया है और हमारे भारत का अफवाह तंत्र 2 पार्ट में डिवाइड है। इसका पहला पार्ट है अपने हिमालय अफवाह तंत्र। जो हिमालय वाला आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर मिलने वाली नदियाँ और उनसे मिलने वाली स्थलाकृतियों से मिलकर बना है अपना ये हिमालय अफवाह तंत्र। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है वो है अपना प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का मतलब हुआ कि वो नदियाँ जो प्रायद्वीप भारत से निकलेगी और उनसे जो संरचनाएं जो बनेगी उनको हम कहेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो कुल मिला के भारत का अफवाह तंत्र अगर हम बात करें तो 2 प्रकार से मिलकर बना है। तो भारत का अफवाह तंत्र 2 पार्ट से मिलकर बना है। पहला जो इसका पार्ट है हम उसे कहते हैं हिमालयी अफवाह तंत्र, और जो दूसरा अफवाह तंत्र है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। अब हिमालय अफवाह तंत्र के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की नदी तंत्र मिलते हैं। यानी वो नदियाँ जिनसे बहुत बड़ी भूभाग पर अपने नदियों से मिलने वाला जल हम देख सकते हैं। जैसे पहली नदी है सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद में है गंगा नदी तंत्र, उसके बाद में है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हिमालय अफवाह तंत्र में 3 प्रकार के प्रमुख नदी तंत्र है। एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत में 2 प्रकार की हम कह सकते हैं कि जो जहाँ पे जल गिराती नदी उसके आधार पर बताया गया है। जैसे एक तो बताया गया है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इन 2 प्रकार की नदियों को हम पढ़ेंगे। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं हम उनको भी पढ़ेंगे और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं हम उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें भारत का अफवाह तंत्र देखना है तो ये भारत का अफवाह तंत्र कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के रूप में इसे बांटा गया है। हिमालय अफवाह तंत्र के 3 पार्ट हैं और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के 2 पार्ट हैं। अगर हम इसे मैप पे देखना चाहें, ये थोड़ा रफ मैप है लेकिन हम थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट हमारा हो जाएगा ये हिमालय अफवाह तंत्र, और नीचे वाला जो भारत का ये वाला आप क्षेत्र देख रहे हो जिसे हम दक्षिण भारत कहते हैं, तो इस वाले भारत में हम कह सकते हैं कि यह है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। ठीक है, तो हम सबसे पहले भारत का हिमालय अफवाह तंत्र को पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। तो भारत के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है हिमालय अफवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इस हिमालय अफवाह तंत्र को। तो हम हेडिंग डालते हैं हिमालय अफवाह तंत्र। हिमालय क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हिमालय का उत्थान जल्दी हुआ है। मतलब कुल मिला के कहने की बात ये है कि जो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो अपने बाद में बना है, और जो सबसे पहले जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है वो पुराना है और हिमालय अफवाह तंत्र है वो नया है। तो ये नवीन भूआकृतियाँ बनाता है और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो युवा नदियाँ हैं। युवा नदियों का मतलब क्या हुआ, नदियाँ 2 प्रकार से कटाव करती हैं। मतलब आप कहीं पे भी पानी जा रहा है तो वो किसी न किसी चट्टान को काटेगी। तो 2 तरह से नदियाँ कटाव करती है। एक तो जो वर्टिकली कटाव करती है, यानी कि जो नदियाँ वी आकार की घाटियाँ बनाती है, उसे हम कहेंगे कि ये वाली नदियाँ हैं, ये युवा नदियाँ हैं। और वो नदियाँ जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अपने आधार तल के आसपास ही कटाव करने की क्षमता रखती है, उसे हम कहेंगे कि ये है प्रौढ़ावस्था में युक्त नदियाँ। तो ये जो युवावस्था में युक्त नदियाँ होंगी ये वर्टिकली कटाव करेगी, और इसके अलावा ये नदियाँ हैं ये बहुत सारा अवसाद लेके आएगी। इसके साथ ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति में बहेगी और इनके सामने मतलब जो भी आ गया उसको ये काट के आगे बढ़ने की क्षमता रखेगी। जबकि प्रौढ़ावस्था की जो नदियाँ हैं वो ये चाहेगी कि वो अपने आधार तल को ही फैलाएगी, और जो भी इनको मतलब जहाँ से भी ढाल जिस तरह से मिल गई उस तरह से ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो हिमालय अफवाह तंत्र में युवा नदियाँ हैं, बहुत सारा अवसाद लेके आती है और तीव्र गति से बहने वाली ये नदियाँ हैं। अवसाद का मतलब क्या हुआ, अवसाद का मतलब हुआ कि उसके साथ मान लीजिए ये कोई नदी है और इस नदी के अंदर मान लीजिए ये काफ़ी सारा मिट्टी वगैरह कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो कंकड़ पत्थर वगैरह पड़े हुए थे। तो ये जब नदी में पानी आया तो ये पानी इस कंकड़ पत्थर वगैरह ये जो भी थे इसको बहा के लेके आ गया यहाँ पे।
और ये जहाँ पे गिरती है ये नदियाँ, मतलब वो जगह जहाँ पे ये नदियाँ एंड में आके गिर जाती है, वो जगह कहलाती है कि भाई ये जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अब इसे हम कहेंगे कि ये यहाँ पे जो ये क्षेत्र बन गया, इसे हम कहेंगे कि ये डेल्टा वाला भाग हो गया। डेल्टा वाला भाग हो गया। डेल्टा वाला भाग मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नदी अपने साथ जो भी अवसाद लेके आई वो अंत में नदी अपने मुहाने पर छोड़ देती है, और इसे हम कहेंगे कि ये डेल्टा वाला भाग हो गया। तो ये जो नदियाँ हैं हिमालयी नदियाँ, अगर हम फिर से रिवाइज करें तो हिमालयी नदियाँ युवा नदियाँ हैं। हिमालयी नदियाँ युवा नदियाँ हैं। ये अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती है, तीव्र गति से बहती है और डेल्टाओं का निर्माण करती है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं का निर्माण जो हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं ये वाली ही करती है। इसके अलावा अगर हम कहें तो ये जो हिमालयी अपवाह तंत्र है इसके अंदर, तो हिमालयी अपवाह तंत्र के अंदर हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ जो है वो 12मासी नदियाँ हैं। 12मासी नदियाँ हैं यानी इनमें साल भर जल बहता ही रहता है। साल भर कैसे बहता रहता है? क्योंकि एक तो सर्दियों के अंदर तो बहेगा ही, और ग्रीष्म ऋतु में जब ग्लेशियर के पिघलने से यहाँ पे जल और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर हम भारत का अगर मैप बनाएं तो इसके अंदर ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये वाला जो क्षेत्र है जितना भी, एक बार तो इसके अंदर ये जो हिमालयी नदियाँ हैं, एक तो क्योंकि शीत ऋतु में तो बहेगी और ग्रीष्म ऋतु में ग्लेशियर्स के पिघलने से भी ये बढ़ेगी, तो साल भर ये नदियाँ हैं वो चलती रहती है, यानी 12मासी नदियाँ हैं, या फिर कहें कि ये सदा नीरा नदियाँ हैं। तो हिमालयी नदियाँ सदा नीरा नदियाँ हैं, 12मासी नदियाँ हैं, युवा नदियाँ हैं, अवसाद लेके आती है, तीव्र गति से बहती है और डेल्टाओं का निर्माण करती है कुल मिला के। और आपको बताया कि ये युवा नदियाँ हैं तो ये वी आकार की घाटियाँ भी बना देती हैं, तो वी आकार की घाटियाँ भी ये बना देती है। तो कुल मिला के अगर फिर एक बार पूरे भारत के अपवाह तंत्र को अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करें, तो भारत का अपवाह तंत्र कुल मिला के 2 पार्ट में बटा हुआ। एक तो है जिसे हम कहते हैं कि ये हिमालयी अपवाह तंत्र है, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र है, और एक है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र को 3 नदी तंत्र के अंदर बांटा गया है। हिमालयी अपवाह तंत्र को 3 नदी तंत्र के अंदर बांटा गया है। एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र, और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इसी प्रकार प्रायद्वीपीय को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है वो नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, और एक वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इसके बाद में हमने पढ़ा हिमालयी अपवाह तंत्र को। हिमालय की जो नदियाँ हैं वो युवा नदियाँ हैं। हिमालय की नदियाँ युवा नदियाँ हैं, अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती है और बहुत ज़्यादा तीव्र गति में बहती है, और वर्टिकली कटाव करती है तो वी आकार की घाटियाँ भी ये बना देती है, और इसके साथ बहुत सारे डेल्टा भी लेके आती है। और कुल मिला के ये नदियाँ हैं वो 12मासी नदियाँ भी हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ग्लेशियर्स के पिघलने से भी ये नदियाँ जल बनाती है। तो हिमालयी नदी तंत्र हमने 3 प्रकार के देखे हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। तो अब इन्हीं को आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है कि जो हिमालयी अपवाह तंत्र है तो यहाँ की नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, युवा नदियाँ हैं, डेल्टा बनाती है, और इसे 3 प्रमुख नदी तंत्रों में बांटा जा सकता है। एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम सबसे पहले किस वाले नदी तंत्र को पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र, अब हम इसे थोड़ा सा मैप के माध्यम से ही देखना चाहेंगे। ये मान लीजिए मैंने एक बार के लिए भारत बना दिया है, और ये वाली जगह है। तो जो सिंधु नदी है वो एक हिमनद है, बोकरचू नाम का एक हिमनद, मानसरोवर की तिब्बत श्रेणी में बोकरचू नाम का एक हिमनद है, वहाँ से ये नदी निकलती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से भारत में प्रवेश करती है, और सिंधु गोर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? एक हिमनद है बोकरचू हिमनद, बोकरचू हिमनद से ये निकलती है, और उसके बाद लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में से जाती है। इधर उधर लद्दाख श्रेणी, इधर
जास्कर श्रेणी, इन दोनों के बीच से ये जाती है और सिंधु गोर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा अब इसकी दो तरह की नदियां हैं, एक तो इसके जो दाएं तरफ मिलेगी, जो इसके दाएं तरफ मिलेगी, और कुछ नदियां जो इसके बाएं तरफ मिलेगी। तो बाएं तरफ वाली यानी कि लेफ़्ट साइड वाली नदियां, तो लेफ़्ट साइड वाली नदियाँ, राइट साइड वाली इसकी नदियाँ कौन कौन सी है वो हमें थोड़ा सा देखना है। लेफ़्ट साइड वाली नदियाँ तो हम में से लगभग लोगों ने सुन रखी हैं। जैसे लेफ़्ट वाली नदियाँ कौन कौन सी हो गई? लेफ़्ट वाली नदियों में पहली नदी तो आ गई झेलम, झेलम सुनी होगी। उसके बाद में चेनाब, चेनाब के बाद में रावी, चेनाब के बाद में रावी, रावी के बाद में व्यास, और व्यास के बाद में सतलुज जो नदी है वो हमने सुन रखी है। तो ये सारी नदियाँ जो है ये इसके लेफ़्ट साइड से यानी इस वाले पार्ट से मिलती है। अब हम देखते हैं इसके राइट साइड वाली नदियाँ। तो राइट वाली नदियाँ हमने लगभग लोगों ने नहीं सुनी है, तो वो नाम थोड़े से याद करने ज़रूरी है। राइट वाली नदियाँ कौन कौन सी है जो इस साइड से मिलेगी? काफ़ी सारी नदियाँ हैं, जैसे शोक है, जैसे गिलगित है, शोक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, हुंजा है, नुब्रा है, गास्टिग है और द्रास नदी है। ये वाली जो नदियाँ हैं, और एक शिगार नदी भी है। तो इतनी सारी ये जो नदियाँ हैं ये अपने इसके राइट साइड से मिलती है और कुछ सारी नदियाँ लेफ़्ट साइड से मिलती है। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि इसके जो सिंधु नदी तंत्र के बारे में अगर फिर एक बार से कहें तो ये बोखर-जो हिमनद मानसरोवर के निकट तिब्बत में, क्योंकि यहाँ पे नेपाल आ गया, यहाँ पे भूटान आ गया, ये इतना नेपाल हो गया, इतना भूटान हो गया, तो ये ऊपर बच गया ये वाला पार्ट तिब्बत। तो तिब्बत के मानसरोवर या तिब्बत श्रेणी से ये निकलती है, बोखर-जो हिमनद से, वहाँ से जास्कर और लद्दाख श्रेणियों से भारत में प्रवेश करती है और सिंधु गोर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। गोर्ज का मतलब हुआ महाखड्ड, महाखड्ड यानी खड्ड यानी खड्डा, और महाखड्ड यानी बहुत बड़ा खड्डा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो इसके दो प्रकार की नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। इसकी दो प्रकार की सहायक नदियां हैं, एक तो लेफ़्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदी और एक राइट साइड से यानी दाएं तट से मिलने वाली, और लेफ़्ट साइड से यानी बाएं तट से मिलने वाली। तो दो प्रकार की इसकी सहायक नदियां हैं। लेफ़्ट वाली हमने लगभग लोगों ने सुन रखी है, जैसे झेलम है, जैसे चेनाब है, जैसे रावी है, जैसे व्यास है और सतलज है। और राइट साइड वाली शोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, गास्टिग, द्रास, ये वाली नदियाँ हो गई। ठीक है, कुल मिला के हमारा ये सिंधु नदी तंत्र है। और इसमें अपने को एक और बात देखने की, जो ये बोखर-जो हिमनद है, यहाँ पे इसे सिंगी कबान नाम से जाना जाता है, जो हमारा पिछली बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि सिंगी कबान नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये जो सिंधु नदी तंत्र है इसकी कुल जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। अभी हमने यहाँ पे बात की कि ये सिंधु गोर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है इसका मतलब ये पाकिस्तान में भी मिलती है, और हमने बात की कि ये तिब्बत से आती है, तो यानी कि चाइना वाले पार्ट में भी होगी, पाकिस्तान में होगी और भारत में होगी। तो इसकी कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि ये एक तो चीन में मिलेगी, एक भारत में मिलेगी और एक पाकिस्तान। तो ये तीन देशों में मिलने वाली नदी है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसे जाना जाएगा। जैसे जहाँ से ये निकलेगी वहाँ पे इसे कहेंगे सिंगी कबान कहेंगे, सिंगी कबान का अर्थ होता है शेरमुख कहेंगे। उसके बाद भी हमारे इधर सिंधु कहेंगे, और आगे भी, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था तो इधर भी तो सिंधु ही से नदी कहेंगे। कुल मिला के यही सारी बातें थी। तो हमने जो अभी तक सुन रखी है जो नदियाँ, हमें उन्हीं को पढ़ना है। जैसे ये वाली झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, क्योंकि ये वाली नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है, और इन लेफ़्ट वालियों के अपने थोड़े बहुत नाम ही अगर याद रह जाएँ वो बहुत बड़ी बात है। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, हम इनको आगे पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो लिखा गया है कि सिंधु नदी तंत्र, इसका क्षेत्रफल 3 लाख, इसका भारत में जो क्षेत्रफल है वो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है वो बोखर-जो हिमनद से है, और वहाँ इसे सिंगी कबान या शेरमुख कहा जाता है, सिंगी कबान या शेरमुख कहा जाता है। और यह लद्दाख व जास्कर श्रेणी से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अब इसकी राइट साइड से यानी कि दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ
राइट साइड से यानी दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ और लेफ़्ट साइड से यानी बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। तो ये कौन कौन सी है? तो ये नदियाँ हैं, एक तो है गिलगित, पुंजा, नुब्रा, द्रास, यहाँ पे तो थोड़ी लिखी गई है, मैंने आपको बहुत सारी बता दी। और इधर ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। तो ये वाली नदियाँ हैं। तो अब हमें पढ़नी है जो इसकी लेफ़्ट साइड वाली, जो हम लगभग लोग जानते हैं वो वाली नदियाँ, जैसे झेलम, जैसे चेनाब, जैसे रावी, जैसे व्यास, जैसे सतलज। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्हीं 5 नदियों को हम पढ़ना चाहते हैं। ये वाली 5 नदियाँ हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर एक बार हम फिर से रिवाइज करें तो हमने अभी तक पढ़ा कि क्या पढ़ा हमने? भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र को हमने कुल मिला के 2 भागों में बांटा, एक हिमालय अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसको हमने 3 पार्ट में बांटा था, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसको हमने 2 पार्ट में बांटा था, एक अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में। सिंधु वाली जो थी इसमें हमने ये पहले हिमालय की वाली बात की थी कि भाई ये इसकी जो नदियाँ हैं वो युवा नदियाँ हैं, इसकी जो नदियाँ हैं युवा नदियाँ हैं, और वर्टिकल कटाव करके तो वीकार की घाटियाँ बना देती है, अवसाद लेके आती है, तीव्र गति से बहती है, 12 है। ये वाली नदियाँ हैं जो हिमालय की नदियाँ हैं, ठीक है। उसके अलावा सिंधु नदी तंत्र की हमने बात की, हमने कहा कि 2880 किलोमीटर लंबी है टोटल इसकी लंबाई, और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर पाई जाती है। और ये सिंधु गोर्ज बनाते हुए माफ़ कीजिए, ये पहले बोखर जो हिंद से निकलती है, फिर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से भारत में प्रवेश, और सिंधु गोर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और इसकी काफ़ी सारी नदियाँ भी हमने पढ़ ली। जो लेफ़्ट साइड से वाली नदियाँ हैं, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, ये वाली अपने को पढ़नी है। ये वाली अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।